हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग हमारे संविधान के भाग 19 को देखने वाले हैं, यानी कि प्रकीर्णन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। इसका जो आर्टिकल है 361 से लेकर 367 तक है, 361 टू 367 है, इसमें प्रकीर्णन है। तो आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी कंट्री का राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे भारत के हो चाहे किसी और देश के जो इंडिया में आते हैं, उनके ऊपर भारत में कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा जब तक वो अपने पद पे हैं। और लेकिन उनके ऊपर कोई दीवानी कार्रवाई हो सकती है, राइट, लेकिन कोई भी फौजदारी मुकदमा दायर नहीं होगा राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर। वियना, जो कि यूरोप में एक देश है, ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी है वियना। यहाँ पे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हेड क्वार्टर भी है, वो हम जानेंगे आने वाले समय में, आने वाले वीडियोज़ में। तो जो वियना संधि हुआ था उसमें ये तय किया गया था कि अगर किसी भी देश का कोई राजदूत, जिसको बोलते हैं कि एम्बेसडर, राइट, तो जो राजदूत है अगर उस देश में है तो उसके ऊपर कोई भी फौजदारी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही वियना संधि में तय किया गया था, राइट। तो वियना कहाँ पे है? यूरोप में ऑस्ट्रिया देश है, उस देश की राजधानी है वियना, राइट। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन, अलग अलग चीज़ों का हेड क्वार्टर भी यहीं पे है। तो और ओपेक एक होता है जो कि तेल निर्यात करने वाले जो देश हैं उनका हेड क्वार्टर भी यहीं पे वियना में ही है, ठीक है। तो जो राजदूत वगैरह हैं या फिर किसी कोई राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे मानिए कि चाइना का राष्ट्रपति इंडिया में आ गए, पाकिस्तान के आ गए, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो आ गई, तो अगर कोई गलती भी हो जाती है तो उनके ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा हम नहीं चलाएंगे जब तक वो अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं उस समय, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 361 में। 362 में बताया गया है कि राजाओं का विशेषाधिकार के बारे में, कि जो राजा वगैरह भारत में थे उनके विशेषाधिकार क्या था। हालांकि इस आर्टिकल को अब डिलीट कर दिया गया है। 26वां संविधान संशोधन 1971 में इसे ख़त्म कर दिया गया, इसे डिलीट कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। अगला है आर्टिकल 363। तो आर्टिकल 363 में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए सरकार पूरी तरीके से आज़ाद है। कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी, उसको लागू करने के लिए न्यायालय उस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको लेके। अगला है आर्टिकल 364। इसमें बताया गया है कि जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं या बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं जिसको एयरपोर्ट्स बोलते हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। जितने बड़े बड़े हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होंगे, और जो छोटे आकार के हैं ये सब राज्यों के अंडर में होंगे, राइट। जैसे बड़ी बड़ी हमारी जो है पोर्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, गुजरात में जाएंगे तो कांडला पोर्ट है, अलग अलग पोर्ट्स हैं हमारे पास, राइट। पारादीप है उड़ीसा में, कई सारे पोर्ट्स हैं हमारे पास। तो वो पोर्ट्स जो है ना, बड़े बड़े जितने भी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, और जो कुछ छोटी छोटी हैं वो राज्य सरकार के अंदर में होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 364 में। और बड़े बड़े एयरपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही होते हैं जो भारत में हैं। अगला है आर्टिकल 365। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार को ऑर्डर दे सकती है, और उसके ऑर्डर को राज्य को मानना ही होगा। अगर राज्य सरकार नहीं मानेगी तो आर्टिकल 356 लग जाएगा उसके ऊपर, और राज्य सरकार बर्खास्त हो जाएगी और केंद्र का शासन हो जाएगा उस राज्य में, मतलब कि राष्ट्रपति शासन शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, मेरे देश में कोरोना चल रहा है, कई बार लॉकडाउन लगाया गया था, कई जगह लगता रहता है बीच बीच में अभी, राइट। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है, तो देश में हमने डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी किया था, उस समय में भी हमने देखा था एग्जाम्पल कि केंद्र ने बोला था और राज्यों को मानना पड़ा था। कई सरकारें विरोध तो कर रही थी बट मानना तो सबको ही पड़ा था। आर्टिकल 365 में बताया गया इसके बारे में कि उन्हें मानना पड़ेगा। आर्टिकल 366, इसमें परिभाषा दिया गया अलग अलग चीज़ों को लेकर। जैसे अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 333 में, राष्ट्रपति चाहें तो क्या कर सकते हैं, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे लोकसभा में, हालांकि अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। तो इसकी एंग्लो इंडियन किससे माना जाएगा, इसकी परिभाषा किस में है? आर्टिकल 333 में तो बताया गया है, लेकिन इसका परिभाषा है आर्टिकल 366 में। अगला है उधार। उधार किसे माना जाएगा, लोन किसे माना जाएगा, राइट। जो डिपॉजिट होता है उसे किसे माना जाएगा, इसके बारे में है। ऋण का मतलब लोन होता है, इसके बारे में बताया है कि परिभाषा क्या है।
जो फी लगती है, शुल्क लगता है, उसे किस तरीके से माना जाएगा। टैक्स होता है, टैक्स किससे माना जाएगा, टैक्स का मतलब क्या होता है, इन सब का जो डेफिनेशन होता है ना, ये आर्टिकल 366 में दिया गया है। अगला है आर्टिकल 367, जिसमें निर्वचन व्यवस्था है, जिसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। मतलब किसी भी विषय के बारे में बताया कि विवाद की व्याख्या बताई गई है कि विवाद होता क्या है, विवाद किसको माना जाएगा, किस चीज़ को कहा जाएगा कि वो विवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वाले में, कि आर्टिकल 365 वाला, कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऑर्डर दे सकती है और राज्य सरकार को ये मानना पड़ेगा। राइट, बाकी मैंने बता दिया है, आप इसे एक बार दोबारा देख लेंगे, डेफिनेटली शायद ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।